तो सवाल है, एक हाथ में एक बाल्टी पानी धोने की तुलना में दो हाथ में दो बाल्टी पानी ले जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और संतुलन का केंद्र पैरों के भीतर पड़ता है। अगला सवाल है, गीले कपड़ों को स्पिन ड्रायर में किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा सुखाया जाता है। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है। ऐसा किस कारण से होता है? गति के जड़त्व के कारण होता है। ऐसा किस कारण होता है? गति के जड़त्व के कारण होता है। अगला सवाल है, डैश का लाभ पाने के लिए एक एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ता है। मतलब गति के जड़त्व का लाभ पाने के लिए एक एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ता है। अगला सवाल, जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो गति के जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। देखिए, टीचर द्वारा पूछा गया सवाल है, रिपीटेड है 2 बार। अगला सवाल, न्यूटन के प्रथम नियम को और कौन सा नियम भी कहते हैं? जड़ता का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम भी कहते हैं? जड़ता का नियम भी कहते हैं। देखिए, टीचर द्वारा 3 बार रिपीट हो चुका है सवाल। अगला है, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु की जड़ता को उसके डैश द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु की जड़ता को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण किसी वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरित किसी वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है, जड़ता डैश के अनुपातिक है, तो जड़ता जो है द्रव्यमान के अनुपातिक है। अगला सवाल, एक जेट इंजन या रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन या रॉकेट। अगला सवाल, किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। अगला है, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाली स्पोक इसके डैश की वृद्धि करती है? तो जड़त्व आघूर्ण की वृद्धि करती है। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाली स्पोक जो है किसका वृद्धि करता है? जड़त्व आघूर्ण का वृद्धि करता है। अगला सवाल है कि न्यूटन ने डैश के लिए गति की मात्रा वाक्यांश का प्रयोग किया। न्यूटन ने संवेग के लिए गति की मात्रा वाक्यांश का प्रयोग किया। न्यूटन ने किसके लिए प्रयोग किया? संवेग के लिए। द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को डैश नामक भौतिक राशि कहा जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को संवेग नाम भौतिक राशि कहा जाता है। अगला सवाल है कि गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर क्यों खींचता है? संवेग कम करने के लिए खींचता है। अगला सवाल है, एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव डैश है, नाव किनारे से दूर जाती है। अगला सवाल है, फायरिंग के बाद तोप पीछे क्यों हटती है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण फायरिंग करने के बाद तोप जो है पीछे की ओर धक्का मारती है या हटती है। अगला सवाल है, गैलीलियो के गिरते पिंड गिरोह के नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन का पहला नियम। अगला सवाल है, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है। अगला सवाल है कि न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला सवाल, स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम पर कील लगाना मुश्किल है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम यह समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम पर कील लगाना मुश्किल है। इसका समर्थन कौन करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। अगला सवाल, संवेग डैश का माप है? संवेग जो है गति की मात्रा का माप है। अगला सवाल, एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट किसके कारण लगती है? प्रतिक्रिया के कारण चोट लगती है। एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट लगता है किसके कारण? प्रतिक्रिया के कारण। अगला सवाल है कि एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों का द्रव्यमान समान है, समान वेग से समान रूप से एक दीवार से टकराती है, रबर की गेंद प्रक्षेपित करती है और धातु
की गेंद प्रतिक्षेपित नहीं करती। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रबर की गेंद के संवेग में अधिक परिवर्तन होता है। अगला सवाल है कि क्या कारों में बम्पर होना चाहिए जो टकराव के दौरान गिर जाए? तो कहता है हाँ, चूँकि वे टक्कर के प्रभाव को अवशोषित करने में मदद करते हैं और कार में उपस्थित व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए कारों में बम्पर भी होना चाहिए। अगला सवाल है, दूध को मथने पर मलाई अलग क्यों हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने पर मलाई निकल जाती है। उस समय हम बोले थे ये सवाल। अगला सवाल है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 10 किलोग्राम की बुलेट 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलाई जाती है। बंदूक की प्रतिक्षेपित वेग यानी मीटर प्रति सेकंड ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 0.05 या 0.1 या 40/8। अगला सवाल है, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है त्वरण। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? त्वरण। अगला सवाल है कि भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो क्या कहलाती है? सदिश राशि। जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो क्या कहलाती है? अदिश राशि। तो इसी तरह समझेंगे। अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए? क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण से मारा जाना चाहिए, जो कि गेंद अधिक दूरी तय करेगी। अगला सवाल है, एक कण को संतुलित रखने के लिए न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी? 2। न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होगी? 2। आगे है, एक कण को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है जब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो उसके पास क्या होता है? नीचे की ओर त्वरण होता है। नीचे की ओर क्या होता है? त्वरण होता है। अगला सवाल है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके देश पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, एक पायलट को लक्ष्य को हिट करने के लिए बम छोड़ना पड़ता है। लक्ष्य से पहले बम छोड़ना पड़ता है। एक पायलट को लक्ष्य को हिट करने के लिए लक्ष्य से पहले बम छोड़ना पड़ता है। अगला सवाल है, एक स्थिर गति के साथ एक वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड के पास क्या होता है? स्थिर गति ऊर्जा होता है। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है? तो इसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। पृथ्वी की सतह से प्रक्षेप की गति के दौरान इसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। अगला सवाल है, यदि कोई पिंड एक वृत्त में नियत चाल से गति करता है तो इसका वेग स्थिर रहता है। यदि कोई पिंड एक वृत्त में नियत चाल से गति करता है तो इसका वेग क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? न्यूटन ने किया था। फिर अगला सवाल है, किसी टावर के ऊपर से गिरा एक पिंड जमीन पर कुछ दूरी पर गिरता है जिसकी दूरी टावर की ऊंचाई के बराबर होता है। पिंड द्वारा कौन सा पथ चला गया? परवलयिक पथ चला गया। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान देश से चलती है तो उसकी गति को एक समानुवृत्तीय गति कहते हैं। तो एक कहता है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान क्या चलती है? चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समानुवृत्तीय गति कहते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने वाली टर्न टेबल पर अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की ओर फैलाना चाहिए। कहता है, एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने वाली टर्न टेबल पर अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की ओर फैलाना चाहिए। अगला सवाल है, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय और घूर्णन गति। अगला सवाल, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक पिंड की गति किसका एक उदाहरण है? तो एक समान वेग परिवर्तनशील त्वरण का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं कि 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4
मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग क्या हो जाएगा? 32। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। देखिए ये भी सवाल है, टीचर द्वारा रिपीटेड 2 बार। अगला सवाल, जब कोई कार विराम अवस्था से अचानक चलना शुरू करती है तो कार के अंदर बैठे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं, जड़ता का नियम। यह घटना किसका एक उदाहरण है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम का एक उदाहरण है। अगला सवाल, निरंतर वेग से चलती ट्रेन से एक आदमी एक गेंद को प्लेटफार्म पर गिराता है तो प्लेटफार्म पर खड़े एक पर्यवेक्षक द्वारा देखे गए गेंद का पथ क्या होगा? परवलय होगा। अगला सवाल है, क्रिया और प्रतिक्रिया डैश है तो परिमाण में बराबर है। क्रिया और प्रतिक्रिया डैश है, क्या है? परिमाण में बराबर। अगला सवाल, जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाता है। यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाता है। अगला है, एक लॉन्ग जंपर कूदने से पहले दौड़ता है, डैश प्राप्त करता है। दौड़ता है क्योंकि डैश प्राप्त करता है, क्या? वह संवेग प्राप्त करता है। एक लॉन्ग जंपर मतलब एक ऊंची कूदने वाले पहले दौड़ते हैं क्योंकि वह संवेग प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। अगला सवाल है, गुणात्मक रूप से आबंधित वस्तुओं की विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गति करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ता कहते हैं। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। अगला सवाल, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला सवाल, एक मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, सभी। तो एक मल्टीमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए करते हैं? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध सभी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, डैश का उपयोग बहुत कम समय अंतराल को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का उपयोग जो है बहुत कम समय अंतराल को सटीक रूप से मापन करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, एक्सरे की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। एक्सरे की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। अब है कि रमन का प्रभाव किसने दिया था? तो रमन का प्रभाव दिया था सीवी रमन ने। रमन का प्रभाव किसने दिया था? सीवी रमन ने। अगला सवाल, अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने किसकी खोज की थी? साइक्लोट्रॉन की। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने किसकी खोज की थी? साइक्लोट्रॉन की। अगला सवाल है, पैकोनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? घनत्व को मापने के लिए। कहता है पैकोनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग घनत्व को मापने के लिए करते हैं। अगला सवाल, गुणित अनुपात के नियम किसकी खोज द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन द्वारा। यानी गुणित अनुपात का नियम किसने खोजा? जॉन डाल्टन ने। बोलेगा परमाणु सिद्धांत किसने खोजा? कौन? जॉन डाल्टन ने। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नूल और रुस्का ने। अगला सवाल, संक्षिप्त नाम LHC किस मशीन के लिए है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। कहता है संक्षिप्त नाम LHC किस मशीन के लिए है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अगला सवाल है कि गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? गति के नियम न्यूटन ने दिया था। गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला सवाल, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी? ओलास रोमर ने। अगला सवाल, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्लिंग साइकोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्लिंग साइकोमीटर। अगला सवाल, प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। अगला सवाल है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाला वैज्ञानिक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाला वैज्ञानिक है थॉमस अल्वा एडिसन। अगला सवाल, प्रसिद्ध ऑस्टेट प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज लगभग कितने वर्षों से अलग है?
11। कहता है प्रसिद्ध ओर्स्टेड प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज लगभग कितने वर्षों से अलग है? 11 वर्षों से। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम किस देश से है? तो जर्मनी से है। मतलब ओम का नियम जिसने दिया उनका नाम ओम था, तो वह किस देश से है? जर्मनी से है। अगला सवाल, अतिचालकता की खोज किसके द्वारा की गई थी, जिसे 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? हेइक, कॉमरलिंग और नेश द्वारा। अगला सवाल है, विलियम कॉनराड रोंटगेन ने क्या खोजा था? एक्सरे की खोज किया था विलियम रोंटगेन ने। मतलब सीधा याद करेंगे, विलियम रोंटगेन ने क्या खोज किया था? एक्सरे की। डैश एक सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा एक सदिश राशि, विद्युत धारा, गति, शक्ति ये सब सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा, गति और शक्ति विद्युत राशि नहीं है। अगला सवाल, दो सदिश समान कहलाते हैं यदि परिमाण और दिशा समान हो। अगले भी सवाल हो चुका है। अब डैश अगला है, पदार्थों में चुंबकत्व किसके कारण होता है? पदार्थों में चुंबकत्व किसके कारण होता है? पदार्थों में चुंबकत्व होता है इलेक्ट्रॉनों की विद्युतीय गति के कारण पदार्थों में चुंबकत्व होता है। पदार्थों में चुंबकत्व किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की विद्युतीय गति के कारण चुंबकत्व होता है। कहता है डैश एक अदिश राशि है, तो इस विद्युत स्थिति विभव या कार्य एक अदिश राशि है। प्लांक नीयतांक का आयाम किसके समान है? ऊर्जा के समान। प्लांक नीयतांक का आयाम किसके समान है? ऊर्जा के समान। mL2-2 की आयाम है क्या? बल। mL2-2 किसकी आयाम है? बल की आयाम है mL2-2। आगे है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नीयतांक का आयामी सूत्र क्या है? m1L1T-2। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नीयतांक का आयामी सूत्र होता है m-1L1T-2। अगला सवाल है, पिन पर किया गया कार्य डैश है। पिन पर किया गया कार्य अदिश राशि है। अगला सवाल है, डैश एक अदिश राशि नहीं है। आघूर्ण बल एक अदिश राशि नहीं है। अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश होता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? भौतिक, मौलिक और अदिश राशि होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है भौतिक, मौलिक और अदिश राशि होता है। अगला सवाल, डैश एक विमा रहित राशि है क्या? विकृति। विकृति जो है एक विमा रहित राशि, कौन सा? विकृति। कहता है डैश मौलिक राशि है, तो समय एक क्या है? मौलिक राशि है। समय क्या है?